पारुल, क्या बात है, आज बड़ी चहक रही हो। निखिल ने गुनगुनाती पारुल को देख मुस्कुराते हुए बुक्स बैग में डालते हुए पूछा। बस ऐसे ही। पारुल ने अपना बैग लिया और उठकर चल दी। यह क्या पारुल, आज मुझे छोड़कर तू अकेले कहाँ चल दी? रुक, मैं भी चलता हूँ। निखिल बैग लेकर पारुल की तरफ चल दिया। आज साथ नहीं निखिल, मुझे अर्जेंट काम याद आ गया है, इसीलिए मुझे कहीं और जाना है। पर कहीं कहाँ पारुल? उस जगह का कोई नाम तो होगा। आंटी मुझे पूछेगी तो क्या कहूँगा? दोनों की पहचान कॉलेज में हुई थी। बातों बातों में पता चला कि पारुल के पिता ने विजयनगर में नया घर लिया है। निखिल ने खुश होकर बताया कि वो भी विजयनगर में रहता है। उसका घर पारुल के घर से थोड़ी दूरी पर ही है। निखिल और पारुल के परिवार में बच्चों के चलते परिचय हुआ और निखिल रोज पारुल के साथ कॉलेज आने जाने लगा। अरे यार, तू मेरा बॉडीगार्ड है जो हर बात बताऊं। चल चलते हैं। पारुल का इस तरह बिना बताए पारुल का कहीं जाना निखिल को अच्छा नहीं लग रहा था। निखिल मन ही मन पारुल को चाहने लगा था। अच्छा बाबा, जगह बता दे फिर जा। मैं बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। बॉयफ्रेंड? यह कब बना? निखिल का चेहरा बॉयफ्रेंड की बात सुनकर एकदम से उतर गया था। अरे तुम्हें क्या हुआ? अरे बाबा, मैं तो मजाक कर रही थी। मेरा एक ही बॉयफ्रेंड है और वो तुम हो। क्या तुम मजाक को सही समझ गए? पारुल हंसकर बोली। तुम ऐसी बात करोगी तो जान तो निकलेगी ना। तुम्हारी जान में मेरी जान बसी है निखिल। परसों से हमारे इंटरनल एग्जाम है। मैंने नैना को अपने नोट्स दिए थे। अब नैना बीमार चल रही है, इसीलिए मैं ही जाकर उससे अपने नोट्स ले आती हूँ। मैं साथ चलूँ? नहीं निखिल, जब तक हम किसी रिश्ते में नहीं बनते तब तक हर जगह हमारा साथ जाना ठीक नहीं। हमारे पेरेंट्स को हमारे मेलजोल से प्रॉब्लम नहीं, फिर भी मैं लोगों को गलत धारणा बनाने का मौका नहीं देना चाहती। ओके, नहीं आऊँगा साथ, पर कहाँ जा रही हो वो तो बता दो। लो, इसमें लिख दिया मैंने पूरा एड्रेस। अब खुश? अपने शब्दों से चाशनी सी घोलती पारुल हंसती हुई चली गई। पारुल के मजाक पर में जाने क्या क्या सोचने लगा था। सच में मैं भी पागल हूँ। अपने हाथ से अपने सिर पर चपत लगाकर निखिल अपने आप में मुस्कुरा उठा। अरे यार, किस सोच में डूबे मुस्कुरा रहे हो? चिराग ने निखिल की पीठ पर हाथ मारते हुए कहा। कुछ नहीं यार, बस घर के लिए निकल रहा था। खुद को संभालकर निखिल ने शांत लहजे में कहा। आज तू अकेला कैसे? तेरी लैला कहाँ है? कहीं तुझे छोड़कर किसी और के साथ तो फुर नहीं हो गई? वो नैना के यहाँ गई है। कौन नैना? अरे वही जो संगम बिहार में रहती है। नैना तो बहाना है निखिल, वो जरूर किसी लड़के से मिलने गई होगी, इसीलिए तुझे नहीं ले गई। पारुल, ऐसी नहीं है चिराग, तू उसके प्यार में पागल है, इसीलिए यह तुझे दिखाई नहीं दे रहा। मैं जानता हूँ, यह खूबसूरत लड़कियाँ अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल रोज नए लड़के फंसाने में ही करती है। पारुल के लिए कुछ भी गलत मत बोला कर चिराग, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा दोस्त है। गलत क्या गलत क्या कहा मैंने? इन खूबसूरत लड़कियों की फितरत ही ऐसी होती है। इन्हें जल्दी पिंजरे में कैद नहीं किया तो ये कहीं और दाना चुगने चली जाती हैं। यह अपनी खूबसूरती से लोगों को लूटती रहती है। बस चिराग, अब आगे कुछ ना कहना, वरना मैं भूल जाऊंगा। तू मेरा बचपन का दोस्त है, ध्यान रहे, आज के बाद एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा, समझे? निखिल गुस्से में बैग उठाकर निकल गया। अच्छा बच्चू, तू उस 2 कौड़ी की लड़की के लिए अपने बचपन के दोस्त पर धौंस जमाने लगा। अब देख मैं क्या करता हूँ। चिराग गुस्से से तिल मिलाया। पारुल की खूबसूरती ने चिराग को अपना दीवाना बना रखा था। चिराग निखिल और पारुल की दोस्ती से बहुत जलता था। वह उन दोनों में गलतफहमी पैदा करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। निखिल, मुझे चिराग जरा भी अच्छा नहीं लगता।
तुम उससे दूर ही रहा करो। पारुल चिराग की नीयत समझ गई थी, इसीलिए निखिल को उससे दूर रहने की सलाह देती रहती थी। चिराग दिल का बुरा नहीं, बस बातें अनाप शनाप करता रहता है। निखिल चिराग का पक्ष लेते हुए कह देता था, निखिल तुम अकेले, पारुल कहाँ रह गई, वो साथ क्यों नहीं आई। निखिल को अकेले आते देखकर पारुल की माँ सरस्वती ने सवाल किया, आंटी वो नैना के यहाँ से अपने नोट्स लेने गई है, उसने कहा है वो थोड़ी देर में आ जाएगी, फिर भी आप फ़ोन कर लेना। अच्छा मैं चलता हूँ। निखिल यह कहकर घर चला गया। निखिल घर पहुंचकर भी चिराग की बात से मन ही मन दुखी हो रहा था। क्या हुआ निखिल, आज इतना चुप चुप क्यों हो। कुछ नहीं माँ लोग लड़कियों के बारे में गलत धारणाएं क्यों रखते हैं, क्यों उनके हंसने बोलने को गलत नज़र से देखते हैं। यह दुनिया ऐसी ही है बेटा, देश कितना भी तरक्की कर ले पर सोच वही पुरानी रहेगी। सोच बदले तो देश बदले। पर तू इतना क्यों परेशान हो रहा है, किसी ने कुछ कहा क्या। चिराग ने, माँ वो कभी कभी बड़ी उल्टी बात करता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। उसकी बातें सुनकर मेरा मूड खराब हो रखा है। तेरा मूड तो मैं ठीक कर दूंगा, तू बस मेरे साथ चल। चिराग ने अंदर आते हुए कहा, तू यहाँ मेरा पीछा कर रहा था क्या। मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी, ना तेरे साथ कहीं जाना है। निखिल ने दरवाजे पर चिराग को खड़ा देखकर कहा, सॉरी यार तेरा दिल दुखाया, मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था। चल अब माफ़ भी कर दे। वादा, अब कोई दिल दुखाने वाली बात नहीं करूँगा। आज शाम को मेरे साथ पार्टी में चल। अड़िग रहना अपनी बात पर। चल कहाँ चलना है। धर्मा अपार्टमेंट, मेरा न्यू फ्रेंड है जो अपने न्यू जॉब और एंगेजमेंट की पार्टी दे रहा है। मैंने कहा मैं अपने दोस्त के बिना कहीं नहीं जाता, तो तुम्हें भी बुलाया है। पारुल को भी फ़ोन कर दे, उसे भी चलना है। तेरे फ्रेंड की पार्टी में पारुल का क्या काम, वो क्यों वहाँ जाएगी। अरे यार तेरी जासूसी गई नहीं, तू मेरा बचपन का यार है। मैं तेरी नई फ्रेंड को छोड़कर पार्टी कैसे कर सकता हूँ। तू राइट 8 बजे तक पहुँच जाएगा या मैं लेने आऊँ। मैं पहुँच जाऊँगा। ओके फिर मैं चलता हूँ। चिराग के षड्यंत्र से अनजान निखिल ने पारुल को फ़ोन किया। उसने फ़ोन उठाया पर बात नहीं हो पाई। माँ पारुल से तो बात नहीं हो पाई, क्या करूँ, उसे इस पार्टी के बारे में कैसे बताए। इतनी रात को किसी भी जवान लड़की के साथ पार्टी में जाना ठीक नहीं निखिल। ऊंच नीच हो गई तो मेरी बात मान, उसे फ़ोन ही मत कर और तू अकेले जाकर आ। ठीक है माँ, निखिल मान गया और राइट 9 बजे धर्मा अपार्टमेंट पहुँच गया। वहाँ पहुँचकर वॉचमैन से एड्रेस वेरीफाई किया तो उसका जवाब सुनकर चौंक गया। फ्लैट नंबर 123, वो तो बंद है साहब। क्या, पर एड्रेस तो यही है। निखिल चौंका। हाँ साहब एड्रेस तो यही है, पर लगता है किसी ने आपसे मजाक किया है। ऐसे कैसे मजाक किया होगा, वो मेरा दोस्त है और मेरा दोस्त झूठ तो कहेगा नहीं। वो आप उन्हीं से पूछो और विश्वास नहीं तो एक बार फ्लैट पर ताला भी देख आओ, कहकर वॉचमैन ने गेट खोल दिया। निखिल अपनी तसल्ली के लिए फ्लैट में जाकर देख कर आया तो वहाँ सही में ताला लगा था। यहाँ तो सच में ताला है। वॉचमैन सही कह रहा था। वापस आया तो वॉचमैन गायब था। चिराग को फ़ोन किया तो उसका फ़ोन बंद आ रहा था। इससे तो कल निपटूंगा। निखिल गुस्से से तिल मिलाता घर लौटा तो रात के 11 बज गए थे। उस पर घर पर ताला देख और चिढ़ गया। अब माँ इतनी रात को कहाँ चली गई। आंटी आपको पता है क्या माँ इतनी रात में कहाँ गई है। निखिल ने अपनी पड़ोसन से पूछा। तुम्हें नहीं पता। नहीं आंटी। निखिल, आज पारुल के साथ बहुत बुरा हादसा हो गया। किसी ने उसके साथ उफ कहते हुए कलेजा। अरे निखिल रुको तो। निखिल कुछ भी सुने बगैर पारुल के घर की ओर दौड़ पड़ा। पता चला पारुल की बॉडी अभी तक मिली नहीं। माँ ये सब कब और कैसे। आंटी संभालिए खुद को, मैं अभी अंकल जी के पास जा रहा हूँ।
हॉस्पिटल पहुंचकर निखिल पारुल के पिता को सांत्वना देने लगा। अंकल जी, हिम्मत से काम लीजिए। निखिल ने खुद के दिल पर पत्थर रखकर पारुल के पिता से कहा, बेटा पोस्टमार्टम हो गया, फिर भी यह लोग मेरी बेटी। वो जोरों से फिर रो पड़े। देखिए, इन्हें चुप कराइए और अभी आप लोग घर जाइए। एक बार पुलिस कार्रवाई पूरी हो जाए, उसके बाद ही आप बॉडी को घर ले जा सकते हैं। वहां मौजूद वार्ड ने निखिल से कहा, अंकल जी, मैं पारुल को लेकर आता हूँ। निखिल, तुम इन्हें घर ले जाओ, मैं हूँ यहाँ। पारुल के कजिन शेखर ने कहा, शेखर, मैं रुकता हूँ। नहीं निखिल, फैमिली मेंबर से ही कोई रुके तो बेहतर है, तो मैं यहाँ हूँ। शेखर शुरू से ही इन दोनों के मेल जोल को परिवार की शान के खिलाफ समझता था। इसके लिए पारुल के पापा से बहस भी कर लेता था। शेखर की बात सुनकर निखिल पारुल के पिता के साथ चुपचाप घर लौट आया। रात भर घर में रह रहकर पारुल के मम्मी पापा की सिसकियां गूंज रही थी। निखिल की तो दुनिया ही बेरंग लगने लगी थी। सुबह के 6 बजे शेखर पारुल के पार्थिव शरीर को लेकर घर आया। पारुल एम्बुलेंस से निकलकर पारुल के पार्थिव शरीर को जमीन पर रखा तो सफेद चादर में लिपटी पारुल के चेहरे पर हैवानियत के निशान साफ झलक रहे थे, जिसे देखकर निखिल फूट फूट कर रोने लगा। पारुल तक कहाँ किसी की आवाज पहुंचने वाली थी। वो मासूम तो इस जालिम दुनिया से दूर, बहुत दूर जा चुकी थी। पारुल की माँ गायत्री देवी, जो उसे देखकर बार बार बेहोश हुई जा रही थी, उनकी ये दशा देख आशा जी को खुद पर काबू रखना मुश्किल हो रहा था। यह कौन है? पुलिस इंस्पेक्टर कार्तिक ने निखिल को देख पारुल के पिता सतवीर जी से सवाल किया। यह निखिल, पारुल का क्लासमेट। पारुल इसी के साथ कॉलेज आती जाती थी। सिसकते हुए उन्होंने जवाब दिया, सुनो निखिल। जी सर। निखिल इंस्पेक्टर के पास आकर खड़ा हो गया। तुम पारुल से आखिरी बार कब मिले थे? कल दोपहर को। लेक्चर खत्म होने तक हम क्लास में साथ थे। उसके बाद उसे कहीं नोट्स लेने जाना था, वो वहाँ चली गई और मैं घर चला आया। कहीं कहाँ? अपनी फ्रेंड नैना के यहाँ। मैंने आकर आंटी को बता दिया था और उनसे कहा भी था कि उसे एक बार फ़ोन कर ले। तुम्हारा फ़ोन नंबर दो और नैना का भी 2 नंबर। हमें कुछ पूछना होगा तो तुम्हें फ़ोन करेंगे। इंस्पेक्टर कार्तिक ने पूछा। जी सर। निखिल ने अपना और नैना का फ़ोन नंबर दे दिया। पारुल नैना तक पहुंची ही कहाँ थी। जो नैना को कुछ पता होता। उसने कहा, पारुल के नोट्स तो है मेरे पास, पर पारुल लेने आने वाली थी यह मुझे नहीं पता, ना उसने फ़ोन करके बताया। इंस्पेक्टर कार्तिक ने निखिल पर शक जताते हुए उसे गिरफ्तार करने के आदेश दे दिए। पारुल के फ़ोन में लास्ट कॉल तुम्हारा है, तुमने उसे कॉल क्यों किया? कहीं इसमें तुम्हारी तो कोई चाल नहीं? तुमने तो यह सब नहीं किया क्योंकि तुमसे बात होने के बाद ही पारुल का फ़ोन बंद हुआ और उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ। पारुल कॉलेज से नैना के यहाँ जाने के लिए निकली थी। मैं नहीं जानता यह कब, कैसे और किसने किया। मैं तो कॉलेज से सीधे घर चला आया था। सच किया झूठ किया वो तो जांच में ही पता चल जाएगा, पर फिर भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस हादसे के तार तुमसे जुड़े हुए हैं। धीरज, इसे गाड़ी में डालो, बाकी की पूछताछ थाने में करेंगे। गाड़ी में? सर, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, वो सच कह रहा है। चोर कभी नहीं कहता मैंने चोरी की मैडम, कहा ना सच किया झूठ किया, हम पता कर लेंगे। इंस्पेक्टर कार्तिक ने कहा। सर, मैंने पारुल को जब फ़ोन किया
तब मैं घर पर ही था। उसका फ़ोन कनेक्ट हुआ, पर मेरी उससे बात नहीं हो पाई थी सर। मैं शाम 7:30 बजे तक घर से कहीं गया ही नहीं। मुझे नहीं पता पारुल नैना के यहाँ जाते जाते इस हालत में कैसे पहुंच गई। यह सच कह रहा है इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा बेकसूर है। वो घर पर ही था। उसने पारुल को मेरे सामने ही फ़ोन लगाया था, पर बात नहीं हो पाई। निखिल झूठ नहीं कह रहा साहब। निखिल की माँ आशा जी ने रोते हुए कहा, कैसे मान ले, आप दोनों सच बोल रहे हैं। आप एक माँ है। यह भी हो सकता है कि आप अपने बेटे को बचाने के लिए झूठ बोल रही हो। हमें तो आरोपी तक पहुंचने के लिए उससे रिलेटेड हर व्यक्ति से पूछताछ तो करनी ही है। उसके लिए हमें जो सही लगेगा वो करेंगे। सर सही में मैं कल दोपहर 12 बजे के बाद से पारुल से नहीं मिला। सर मैं उसकी बहुत इज्जत करता था। मैं उसके साथ यह सब नहीं सर। मैं तो उसे कभी हर्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मिस्टर निखिल, कानून बातों को नहीं सबूतों को देखता है। आपने कुछ किया नहीं तो इतनी सफाई क्यों दे रहे हो? हमें कुछ सवालों के जवाब चाहिए। उसके लिए आप चुपचाप हमारे साथ चलिए। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे को नहीं ले जाने दूंगी। आशा जी ने निखिल को कसकर पकड़ लिया। माँ छोड़ दो। नहीं, तू निर्दोष है, तो कहीं नहीं जाएगा। देखिए मैडम, हमें अपनी तसल्ली के लिए आपके बेटे से पूछताछ तो करनी ही होगी। आप प्लीज़ हमारा समय ना बर्बाद करें। ले चलो इसे। भाई साहब रोक लीजिए इन्हें। इन लोगों को बताइए निखिल गलत लड़का नहीं है। आप तो जानते ही हैं मेरा बेटा पारुल का कितना ख्याल रखता था। रोते हुए आशा जी बोली, पुलिस को अपना काम करने दीजिए और हमें अकेला छोड़ दीजिए बहन जी। अपनी लाड़ों की यह दशा देखकर तो अब हमें ईश्वर पर भी भरोसा नहीं रहा, तो निखिल पर हम कैसे करें? ऐसा मत कहिए गायत्री जी। क्यों ना कहूँ, काश हमने आप पर और आपके बेटे पर आंख मूंद कर विश्वास ना किया होता, तो आज यूं हमारी विश्वास का खून ना होता। मेरी फूल सी नाजुक बच्ची बीच में शब्द अधूरे छोड़कर गायत्री जी बिलखने लगी। माँ तुम घर जाओ। पुलिस निखिल को लेकर चली गई। आशा जी बेटे को जाते देख रोते हुए घर वापस आ गई। अरे आप क्यों रो रही हो भाभी जी? निखिल के पड़ोसी शर्मा जी घर के बाहर टहल रहे थे। आशा जी को रोते हुए देख ठिठक कर रुक गए। पारुल के केस में निखिल को पुलिस पकड़कर ले गई भाई साहब। क्या? आप तो घर के बाहर ही बैठे थे जब निखिल कॉलेज से आया। उसने कितना कहा कि कॉलेज में पता कर लो। पारुल उससे पहले अपनी सहेली के यहाँ चली गई थी। दोपहर से लड़का घर पर आपने देखा, पर फिर भी उस पर शक कर साथ ले गए। हाँ, पर क्या हुआ भाभी जी? आशा जी ने पारुल के घर में हुए वाक्य को दोहराया। अरे बाप रे, ये तो बहुत बुरा हुआ। पारुल के साथ जो भी हुआ उसके लिए मुझे भी दुख है। आप अभी घर जाओ और निखिल की चिंता मत करो। मेरे होते हुए निखिल को कुछ नहीं होगा। मैं अभी पुलिस थाने जाता हूँ। लास्ट कॉल निखिल का था, तो पुलिस अपनी तसल्ली करेगी ही भाभी जी। शर्मा जी बोले, भाई साहब उसने कॉल मेरे सामने ही लगाया था, पर बात नहीं हो पाई थी। ये आप कह रही है और हम मान भी रहे हैं। कानून सिर्फ सबूत मांगता है। वैसे निखिल ने फ़ोन क्यों किया था? निखिल के बचपन के दोस्त चिराग को तो आप जानते हैं। बचपन से मेरे घर उसका आना जाना है। चिराग वही जो बचपन से ही मेरे जामुन चोरी करता है। जी वही। उसने निखिल को कल रात 9 बजे कहीं पार्टी में इनवाइट किया था। उसने कहा पारुल को भी ले आना। उसके कहने पर निखिल ने पारुल को फ़ोन किया, पर बात नहीं हो पाई। पार्टी रात को है सुनकर मैंने पारुल को दोबारा फ़ोन लगाने से मना कर दिया। मेरे कहने पर निखिल पार्टी में अकेले गया था।
पर वो पार्टी से जल्दी क्यों लौटा पूछ नहीं पाई। चिराग का निखिल को पार्टी में बुलाना और पारुल को फोन करवाना, यह बात कुछ हजम नहीं हुई भाभी जी। जरूर दाल में कुछ काला है। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी। आप कुछ समझी या नहीं, पर मुझे बहुत कुछ समझ आ गया भाभी जी। क्या भाई साहब? वो मैं बाद में बताता हूँ। अभी मैं पहले पुलिस थाने जाकर इंस्पेक्टर से मिलता हूँ। नीरज शर्मा बाइक लेकर थाने की ओर रवाना हो गए। कैसे हो कार्तिक? ड्यूटी पर तैनात इंस्पेक्टर कार्तिक जज साहब से भली भांति परिचित थे। अरे सर, आप यहाँ? कुछ काम था तो मुझे बुला लिया होता। आइए बैठिए। इंस्पेक्टर ने सम्मान में चेयर से खड़े होते हुए पूछा। मैं निखिल से मिलने आया हूँ। कौन निखिल? वही निखिल जिसे तुम पारुल के केस में पूछताछ के लिए पकड़ कर लाए हो। अच्छा, वो निखिल। सर, आप उसे कैसे जानते हैं? मेरे पड़ोसी का बेटा है कार्तिक। बहुत ही भोला और सीधा बच्चा है। सर, आप जैसा समझ रहे हैं वो वैसा बिल्कुल नहीं है। वो भोली सूरत के पीछे छुपा एक बहुत ही खतरनाक इंसान है। अच्छा, क्या पता चला पूछताछ में तुम्हें? मैं अच्छे से जानता हूँ तुम जांच में अभी भी वहीं अटके हो। उम्र और तजुर्बा दोनों में ही मैं तुमसे बड़ा हूँ। सर, अभी तक सख्ती दिखाई कहाँ है? जहाँ 3rd डिग्री का यूज किया फटाफट जुर्म कबूल कर लेगा। अभी तक वो एक ही बात पर अड़ा है कि उसने कुछ नहीं किया। वो सच ही बोल रहा है कार्तिक? नहीं सर, मुझे तो लगता है निखिल ने ही पारुल की दोस्ती का नाजायज फायदा उठाकर उसे फोन करके कहीं बुलाया। जब वो उसके बताए एड्रेस पर पहुंची तो निखिल ने अपने साथियों के साथ मिलकर पहले उसका रेप किया और फिर किसी को उसकी सच्चाई का पता ना चले उसने बड़ी बेदर्दी से उस लड़की का मर्डर कर दिया। वो मासूम लड़की उस पर आंख मूंद कर भरोसा करती थी। कार्तिक, हो सकता है जैसा तुमने सोचा यह घटना उसी तरह घटित हुई हो, पर यहाँ दोषी निखिल नहीं कोई और ही है। कानून सिर्फ सबूत देखता है। पारुल की कॉल डिटेल के अनुसार आपको निखिल दोषी लग रहा है। आपका शक करना भी जायज है क्योंकि उसके फोन पर लास्ट कॉल तो निखिल का ही था। सर, आप इतने बड़े बड़े फैसले कर चुके हैं। इस केस में शक की सुई किसकी ओर इशारा कर रही है, यह तो आप थोड़े में ज्यादा समझ गए। मैं जो समझा वो आप नहीं समझे इंस्पेक्टर। मतलब यह है कि किसी ने पारुल और निखिल की दोस्ती से जलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। पारुल बेहद खूबसूरत और चंचल किस्म की बेहद प्यारी लड़की थी। इस हर किसी से तुरंत घुल मिल जाना, दोस्ती कर लेना उसकी आदत थी। वो और निखिल पिछले 2 साल से साथ थे। वही तो सर, पारुल की खूबसूरती को देखकर निखिल अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर सका। बस इसी गुनाह का कबूलनामा मुझे उसके मुंह से सुनना है। इंस्पेक्टर, आज मैं भी रिटायर्ड न होकर इस केस में इन्वॉल्व होता तो सबसे पहले मैं भी सबूत ही मांगता। इस समय में निखिल का अंकल और एक रिटायर्ड जज जिसे कभी आप बहुत सम्मान देते थे, अगर आज भी देते हो तो उस नाते आपसे एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ। कैसी रिक्वेस्ट सर? मेरी आपसे विनती है कि आप निखिल के साथ कोई सख्ती ना बरते। मैं उस बच्चे को बचपन से जानता हूँ। वो बहुत होनहार और मासूम बच्चा है। वो खुद बड़े से बड़ा दुख सहन कर लेगा, पर भूल से भी कभी किसी को हानि पहुँचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। आप गलत भी हो सकते हो सर। नहीं इंस्पेक्टर, मैं निखिल को लेकर किसी भी भ्रम में नहीं हूँ। निखिल और पारुल वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और मुझसे अपनी हर बात शेयर करते थे।
नीरज जी दोनों के विषय में इंस्पेक्टर को बताने लगे। नीरज अंकल, आप इस निखिल के बच्चे को एक बात अच्छे से समझा दीजिए। कौन सी बात पारुल? अंकल, मैं तो इसे समझा समझा कर थक गई। यह अपने दोस्त चिराग का साथ छोड़ दे, पर इसे मेरी सुननी ही कहाँ। अंकल, वो मुझे जरा भी पसंद नहीं है। इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ। वो लड़का तो मुझे भी पसंद नहीं है। अब आएगा जामुन देखे नहीं, चोरी कर लेता है। आप दोनों हमेशा चिराग के पीछे क्यों पड़े रहते हो? माना वो थोड़ा शरारती है, नटखट है, पर लड़का अच्छा है। जब धोखा खाओगे तब अकल आएगी। पारुल सही कह रही है निखिल। अभी मैं सच में सीरियस होकर कह रहा हूँ। चिराग से दोस्ती कम नहीं की तो तुम्हें एक दिन बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी नौबत नहीं आएगी अंकल। ईश्वर करे तुम सही निकलो। अच्छा, यह सब छोड़ो, यह बताओ तुम लोगों की दोस्ती कहाँ तक पहुंची? अंकल, अभी तो जहाँ थी वहीं है। एक बार हमारी पढ़ाई पूरी हो जाए तब आगे की लाइफ के बारे में सोचे। दोनों एक साथ बहुत खुश थे कार्तिक। उन दोनों के खिलाफ कोई बड़ा षड्यंत्र रचा गया। इस षड्यंत्र में पारुल तो इस दुनिया से चली गई और निखिल सलाखों के पीछे पहुंच गया। यानी एक तीर से दो निशाने। मैं आपसे इसी सच को बाहर लाने की आशा से आपके पास आया हूँ। सर, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। आशा करता हूँ आप जो कह रहे हैं वही सच निकले। मैं स्वयं ही अब इस मामले की तह तक जाने की कोशिश करता हूँ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कार्तिक। यह चिराग कौन है? चिराग निखिल का बचपन का दोस्त है। अभी भी दोनों एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ रहे हैं। ओ ओके सर, मैं आपसे वादा करता हूँ मुजरिम चाहे जो भी हो मेरे हाथ से बचेगा नहीं। थैंक्स इंस्पेक्टर। मैं चाहता तो कुछ भी करके आज ही निखिल को जमानत पर रिहा करा लेता, पर कराऊंगा नहीं। ऐसा करके मैं असली गुनहगार को सचेत होने का मौका नहीं देना चाहता। मैं उस दुराचारी को इसी खुशफहमी में डूबे रहने देना चाहता हूँ कि निखिल उसके किए की सजा भुगतेगा और वो पूरी तरह से सुरक्षित उड़ेगा। पर हम ऐसा होने नहीं देंगे सर। सर, पारुल केस के आरोपी तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए थैंक यू वेरी मच। वेलकम। अब मैं जरा निखिल से मिल लूं, फिर निकलता हूँ। नीरज जी यह कहकर निखिल के पास चले गए। निखिल, कैसे हो बेटा? अंकल, आप? अंकल, माँ कैसी हैं? जिसका बच्चा रेप और मर्डर केस में जेल में हो वो माँ कैसी होगी निखिल? अंकल, मैं बेकसूर हूँ। जानता हूँ बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। माँ का ध्यान रखना अंकल। माँ ने पापा के जाने के बाद दिन रात मेहनत करके मेरे लिए बड़े बड़े सपने देखे हैं कि मैं एक दिन बड़ा आदमी बनकर उनकी अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करूँगा। मेरी वजह से आज उनका हर सपना टूटकर बिखर गया। तुम्हें माँ के लिए दुखी होने की जरूरत नहीं बेटा। मेरे होते हुए ना उनके सपने टूटेंगे और ना तुम अधिक दिनों तक अंदर रहोगे। थैंक यू अंकल। माँ के बाद एक आप ही मुझ पर विश्वास दिखा रहे हैं। अंकल, मैं माँ की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं पारुल क्या किसी भी लड़की के लिए गलत नहीं सोच सकता। जानता हूँ बेटा, जो पारुल को लगी एक खरोच से व्यथित हो उठता है वो उसके साथ भूलकर भी ऐसी दरिंदगी करने की सोच नहीं सकता है। अंकल, एक बार वो दरिंदा मुझे मिल जाए जिसने मेरी पारुल के साथ यह दरिंदगी की, सच कहता हूँ मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गुस्से से दीवार पर हाथ पटकते हुए निखिल के आंसू निकल आए। बहुत प्यार करते थे उससे, जान से ज्यादा अंकल। काश समय रहते उससे मन की बात कह पाता। एक होने से पहले ही हमारा साथ छूट गया। निखिल की आंखें भर आई। निखिल को इस तरह तड़पते देख नीरज जी को बहुत बुरा लग रहा था। वो उसे अपने बेटे जैसा लगाव रखते थे। हिम्मत से काम लो निखिल, यह समय भावुक होने का नहीं, धैर्य बनाए रखने का है।
आशा भाभी की स्थिति का विचार करो। वो तुम्हारे गिरफ्तार होने से कुछ सोचने समझने की स्थिति में नहीं है, बस रोई जा रही है। गीता को उनके पास बैठा कर आया हूँ। उन्होंने निखिल के दोनों कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे भी माँ के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है अंकल। पता नहीं क्यों ईश्वर को हमारी खुशियाँ पसंद नहीं। पहले पापा को हमसे छीन लिया, अब पारुल को भी छीन लिया। मुझे तुमसे एक बात और पूछनी है, सच सच बताना, कुछ भी छुपाना नहीं निखिल। क्या पूछना है, पूछिए अंकल। पारुल जब भी तुमसे मिलने आती थी तो मुझसे भी जरूर मिलती थी। पिछले महीने मेरे जन्मदिन वाले दिन पारुल चिराग के विषय में कुछ कहना चाह रही थी, पर तुमने बीच में दूसरी बात शुरू कर दी, तो फिर वो बात अधूरी ही रह गई थी। उस दिन हाँ याद आया अंकल, पारुल चिराग से बहुत चिढ़ती थी। वो आपसे उसी के विषय में बात करना चाहती थी। उसे मेरी और चिराग की दोस्ती पसंद नहीं थी। क्यों, ऐसा क्यों? नीरज जी के सवाल पर निखिल उन्हें अपने और पारुल के बीच चिराग को लेकर हुई बातों को बताने लगा। निखिल तुम चिराग से दूर रहा करो। क्यों, क्या हुआ? कारण बताना जरूरी नहीं, बस मुझे वो हमारे आसपास सहन नहीं होता। ओ, कहीं से जलने की बू आ रही है। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ निखिल। मजाक के मूड में नहीं? क्यों, कुछ कहा उसने? पारुल उसने अनजाने में तुम्हारा दिल दुखाया हो तो मैं उसकी ओर से माफी मांगता हूँ। मैं और चिराग बचपन से साथ है, इसीलिए वो मुझ पर तुमसे ज्यादा अपना अधिकार समझता है। बात अधिकार होने और ना होने वाली नहीं है निखिल। खैर छोड़ो, सब सच से जब सच से तुम्हारा सामना होगा तभी मेरी बात समझोगे। कैसा सच? पता नहीं अंकल। उस दिन के बाद मैंने कई बार पूछने की कोशिश की, पर उसने हर बार यह कहकर टाल दिया। उसने कहा कि जब मुझे चिराग की दोस्ती से खुशी मिलती है तो वो अब मुझे कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझती। चिराग ने उसके साथ कभी कोई उल्टी सीधी हरकत तो नहीं की थी? नहीं अंकल, चिराग हुड़दंगी जरूर है पर गलत लड़का नहीं है। हाँ, वो जब भी हमारे साथ होता कुछ न कुछ ऐसी बात बोल देता जो पारुल को गुस्सा दिला देती थी। तुमने कभी चिराग को टोका नहीं? मैंने उसे कई बार समझाया कि जब पारुल को तेरी फालतू बातें पसंद नहीं तो क्यों उसे परेशान करता है। चिराग तो चिराग है, वो भला कहाँ मानता कुछ। जो कुछ हुआ तुम्हें क्या लगता है किसने किया होगा? नो आइडिया अंकल। कहीं चिराग? ना ना अंकल, वो तो अच्छे से जानता था कि मैं और पारुल दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। शायद यही वजह हो इस वारदात की निखिल। हो सकता हो वो मन ही मन तुम दोनों से जलता हो और उसी जलन में यह कांड कर बैठा हो। चिराग कुछ भी कर सकता है पर मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता अंकल। ओके, अब मैं चलता हूँ। मैंने अपने घर के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज इंस्पेक्टर को दे दिए। सही किया झूठ किया जल्दी ही सामने आ जाएगा। थैंक्स अंकल, चलता हूँ कार्तिक। कुछ नई जानकारी मिले तो बताना और निखिल का ध्यान रखना। जी सर, आपने हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, उसके लिए आपका धन्यवाद। आपके सीसीटीवी के आधार पर हम दूसरी दिशा में अपनी खोज आगे बढ़ाती है। हमें जो भी नई जानकारी मिलती है हम आपको जरूर बताएंगे। आप अब चिंता मत करिए। धीरज, तुम सबसे पहले तो धर्मा अपार्टमेंट जाकर वहाँ के वॉचमैन को यहाँ लेकर आओ। फिर इस चिराग की जन्म कुंडली निकालो। यह क्या करता है, इसका आचरण कैसा है, हमें इससे भी पूछताछ करनी है। जी सर, हम लोग पहले वॉचमैन को लेकर आते हैं, फिर निखिल से एड्रेस लेकर इसको भी यहाँ ले आएंगे। इंस्पेक्टर कार्तिक का आदेश मिलते ही धीरज धर्मा अपार्टमेंट के वॉचमैन को बुलाने के लिए निकल गया। इंस्पेक्टर उठकर निखिल से फिर से पूछताछ शुरू कर देते हैं। नीरज जी को गाड़ी पार्क करते देख आशा जी फौरन उनके पास आई। भाई साहब, निखिल कैसा है? उन लोगों ने मेरे बेटे के साथ कोई जाति तो नहीं की। मेरा बेटा घर कब आएगा? एक सांस में एक के बाद एक सवालों की झड़ी लगा दी। हाँ, मुझे भी जानना है। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो पापा? गीता जी ने पास आकर पूछा।
तुम दोनों कुछ बोलने दोगी तभी कुछ कहूँगा ना। माफ करना भाई साहब, बेटे के लिए परेशान थी, इसीलिए खुद पर काबू न रख सकी। समझ सकता हूँ, मैं अपने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज उन्हें दे आया हूँ। नीरज जी ने सीसीटीवी कैमरे की ओर इशारा करते हुए कहा, इसमें निखिल की बेगुनाही का सबूत छुपा है, बस थोड़ी पूछताछ बाकी है, जल्दी ही निखिल घर होगा। भाई साहब, आपने हम पर विश्वास किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके ही इंतजार में रुकी थी। अब मैं निखिल से मिलने जा रही हूँ, वो सुबह से भूखा है। जी भाभी जी, जाइए मिलाइए, कहकर नीरज जी घर के अंदर चले गए। नीरज जी की बातें सुनकर आशा जी का मन हल्का हो गया था। वो रसोई घर में निखिल के लिए खाना बनाने लगी। उधर पुलिस थाने में कांस्टेबल धीरज धर्मा अपार्टमेंट के वॉचमैन को पकड़कर ले आती है। सर, यह धर्मा अपार्टमेंट बिल्डिंग का वॉचमैन है। क्या नाम है तुम्हारा? सर, केशव कुमार। कितने समय से इस सोसाइटी में काम करते हो? 10 साल से साहब। साहब, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुमसे एक मर्डर केस में कुछ पूछताछ करनी है। मुझसे? साहब, मैं तो आज ही काम पर लौटा हूँ। वॉचमैन घबरा कर बोला। आओ मेरे साथ, इसे पहचानते हो? इंस्पेक्टर ने निखिल के पास ले जाकर पूछा। नहीं सर, मैं इसे नहीं पहचानता। यह तो कह रहा है कि कल रात सोसाइटी में एक पता पूछने के लिए तुमसे मिला था। झूठ है साहब, मैं पिछले 3 दिन से छुट्टी पर था। सर, यह सही कह रहा है, यह वो वॉचमैन नहीं जो रात को मुझे मिला था। आपको वहाँ कौन वॉचमैन मिला साहब? वो निखिल की बात सुनकर चौंक गया। क्यों, क्या हुआ? इंस्पेक्टर ने सवाल किया। साहब, ये वहाँ किसी और वॉचमैन के होने की बात सरासर झूठ है। उस बिल्डिंग का मैं ही अकेला वॉचमैन हूँ। और ये एड्रेस, यह तो सही है? इंस्पेक्टर ने पूछा। एड्रेस तो सही है साहब, पर यह कुछ दिनों से फ्लैट बंद है। फ्लैट के जो मालिक है वो कहीं बाहर रहने चले गए हैं। वो यहाँ कभी कभी ही आते हैं। फ्लैट की चाबी उनके रिश्तेदार के पास रहती है। तुम सच कह रहे हो? साहब, मैं झूठ क्यों बोलूँगा? आप चाहे तो पता कर लीजिए। सच किया झूठ किया वो हम पता कर लेंगे, अभी तुम जाओ। जी साहब, राम राम। वॉचमैन चला गया। इंस्पेक्टर और निखिल की बातचीत में दिन भर में घटित घटनाओं की कड़ियाँ जब एक दूसरे से जुड़ी तो सबका कनेक्शन चिराग से जुड़ने लगा। तुम्हारा दोस्त चिराग कैसा इंसान है? सर, थोड़ा शरारती है पर अच्छा है। क्यों सर, आप उसके विषय में क्यों पूछ रही हैं? समय आने पर पता चल जाएगा, कहकर इंस्पेक्टर वापस अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गए। धीरज, इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल को पुकारा। जी सर। निखिल से चिराग का एड्रेस लेकर उसे यहाँ लेकर आओ। जी सर। वॉचमैन ने कुछ बताया? सर, नहीं, पर सारी बातों का जो निचोड़ निकल कर आ रहा है उन सब से तो इस खेल का खिलाड़ी चिराग लग रहा है। जाओ उसे पूछताछ के लिए ले आओ। जी सर, धीरज ने कहा और वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद चिराग को लेकर थाने में हाजिर था। सर, चिराग। ठीक है, तुम जाओ। तो तुम चिराग हो, बैठो। इंस्पेक्टर कार्तिक बोले। आपने मुझे क्यों बुलाया सर? निखिल को जानते हो? हाँ सर, मेरा क्लासमेट है। क्यों, क्या हुआ सर? और पारुल? पारुल निखिल की फ्रेंड है सर। वो दोनों हर समय साथ ही घूमते रहते हैं। आप उन दोनों के बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हो? लगता है तुम न्यूज चैनल नहीं देखते हो और ना पेपर पढ़ते हो। नहीं सर, मुझे टीवी देखना पसंद नहीं। तुम निखिल और पारुल से कब से नहीं मिले? सर, मैं कल कॉलेज में मिला था। कल मुझे माँ को अस्पताल ले जाना था तो एक लेक्चर के बाद चला गया था। उसके बाद घर पर ही था। चिराग सफाई से झूठ बोल रहा था। ठीक से याद करो, शायद उसके बाद उन दोनों से कोई बात हुई हो। नहीं सर, उसके बाद मेरी ना तो दोनों से बात हुई और ना ही मेरी दोनों से कोई मुलाकात हुई। क्यों झूठ कह रही हो चिराग? कल निखिल के पीछे पीछे तुम निखिल के घर नहीं आए थे? तभी आशा जी भी निखिल के लिए खाना लेकर पहुंच गई।
मैं कल आपके घर, ये आप क्या कह रही हो? मैं कब आया और आप यहाँ कैसे? ओ समझा, जरूर निखिल ने कोई कांड किया है, इसीलिए आपने मेरी भी झूठी कंप्लेंट कर दी लगता है। तो हम उसे कंटिन्यू करें। इंस्पेक्टर कार्तिक भी पीछे से आकर बोलने लगे। माँ, आप अभी घर जाओ। उनकी बात सुनकर निखिल ने भी आशा जी को घर जाने के लिए कहा। अपना ध्यान रखना बेटा। निखिल के सर पर प्यार से हाथ फेरकर आशा जी वहां से चली गई। धीरज, चिराग को ले आओ, लॉकअप के पास खड़े इंस्पेक्टर कार्तिक ने कहा। चिराग घबराया सा बेंच पर बैठा था। ए चलो, सर तुम्हें बुला रही है। कांस्टेबल की आवाज सुनकर खुद को संयत करता हुआ लॉकअप के पास पहुंचा। निखिल, मेरे यार, यह तूने क्या कर दिया? निखिल को देखते ही चिराग बोला। मैंने कुछ नहीं किया चिराग, बता सर को। कल हम क्लास में ही थे। पारुल हमसे पहले ही कॉलेज से नैना के यहाँ नोट्स लेने पहुंची थी और मैं वहां से सीधे घर चला आया। हम क्लास में साथ थे, पर पारुल कहाँ गई, कब गई, मुझे कैसे पता होगा? मैंने इंस्पेक्टर साहब को बता दिया कि मैं घर चला गया था। ऐसे क्यों बोल रहा है चिराग? तू पीछे पीछे घर नहीं आया था? हम कुछ देर तक साथ नहीं थे? बोल। हम साथ थे। क्या नाप शनाप बक रहे हो निखिल? पहले गलती की, अब मुझे भी साथ में घसीट रहे हो। क्यों, तुम पार्टी के लिए इनवाइट करने नहीं आए थे? मैंने तेरे कहने पर ही तो पारुल को तेरे सामने ही फोन लगाया था। अब बोलो, यह सच तुम अपने मुंह से इंस्पेक्टर साहब को बताओ। उसी लास्ट कॉल के कारण मुझे मुजरिम समझा जा रहा है। निखिल, एक तो तुमने इतना घिनौना काम किया और अब अपने झूठ में मुझे भी शामिल कर रहे हो। तुम्हें डूब मरना चाहिए। इतना बड़ा झूठ तुम कैसे बोल भी सकते हो? बाहर आंटी भी झूठ बोल रही थी, अब तुम झूठ बोल रहे हो। अच्छा, तो वो एड्रेस भी तूने नहीं दिया होगा जहाँ तूने मुझे बुलाया था। कौन सा एड्रेस निखिल? पारुल तो तुम्हें प्यार करती थी, तो शादी के बाद तो तेरी होनी ही थी, फिर भी तुमने उसके साथ। छी निखिल, आज मुझे तुम्हें दोस्त कहते शर्म आ रही है। कल 2 से 3 तुम कहाँ थे चिराग? इंस्पेक्टर के अचानक सवाल करने पर चिराग हड़बड़ा गया और हकलाकर जवाब देने लगा। मैं वो कल थोड़ा सिर दर्द था तो घर पर सो रहा था, पर हमारी सर्च के अनुसार तुम कल 1:30 बजे निखिल के घर से निकल रहे थे। नहीं नहीं सर, आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। मैं सच्ची घर पर ही था। इंस्पेक्टर के सवाल पर चिराग हड़बड़ा गया। चिराग का जवाब सुनकर इंस्पेक्टर ने चिराग को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। अचानक पड़े थप्पड़ से चिराग चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ा। सर, आप इसे क्यों मार रहे हो? निखिल यह देखकर घबराकर पूछने लगा। इसके झूठ के लिए निखिल, यह तुम्हारा दोस्त नहीं दुश्मन है। तुम्हें पारुल के मर्डर केस में फंसाने के लिए ही ये सारा चक्रव्यूह इसका रचाया था क्या? क्यों, सही बोल रहा हूँ ना? इंस्पेक्टर ने एक तमाचा और जड़ दिया। सर, मगर यह ऐसा क्यों करेगा? निखिल, आज सुबह जब तुम्हारे पड़ोसी नीरज शर्मा जी तुमसे मिलने आए थे तो अपने घर की सीसीटीवी फुटेज साथ लाए थे। उसमें तुम्हारे घर पहुंचने के पहले चिराग पास की किराने की दुकान पर खड़ा अखबार पढ़ता दिखाई दे रहा था। क्या चिराग, तुमने तो कहा था कि तुम मेरा पीछा करते हुए आए थे। चिराग ने निखिल की बात का कोई जवाब नहीं दिया। निखिल, जैसा तुमने कहा कि तुम्हारे घर पहुंचते ही यह भी पहुंच गया था, यह वहां पहले से मौजूद था तो पहुंचेगा ही। अब बोलो, क्या यह सारे सबूत कोई और कहानी नहीं कह रहे हैं निखिल? चिराग, सच क्या है बोलो, बता दो सबको कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। पारुल के साथ जो दरिंदगी हुई उसमें तुम शामिल नहीं थे। निखिल आंसू भरकर बोला। अब इसके पास कहने के लिए कुछ नहीं निखिल, इंस्पेक्टर कार्तिक बोले। भगवान के लिए कुछ तो कहो चिराग, तुम्हें हमारे बचपन की दोस्ती का वास्ता यार। क्या तुमने किया है हमारे विश्वास का खून चिराग? हाँ, मैंने किया सब। और कौन सी बचपन की दोस्ती निखिल? जिस दोस्ती में हमेशा आपका दोस्त आपकी बेइज्जती करता रहे, ना वो दोस्ती सही ना दोस्ती। जब से पारुल तेरी लाइफ में आई तो ठीक से बात करना भूल गया था। पारुल के कारण मुझे सिर्फ जिल्लत ही सहनी पड़ती थी। तो हमारी बचपन से चली आ रही नोकझोंक को कब बेइज्जती वाले नजरिए से देखने लगा, तो भी तो हम दोनों को कुछ भी कह देता था।
पर हमने तो कभी दिल से नहीं लगाया। तुझे यह सब कहाँ दिखाई देता था? तुझ पर तो पारुल ने अपनी खूबसूरती का जादू कर रखा था। मैं तो कब का दूर हो गया था, इसीलिए तो तू अपने बचपन के दोस्त को धौंस दिखाने लगा था। इतनी सी बात के लिए तूने इतना बड़ा कदम उठा लिया। जरा भी नहीं सोचा इसका अंजाम क्या होगा। कितनी जिंदगियां बर्बाद हो जाएगी। तुम्हारी आत्मा मर गई थी क्या? निखिल गुस्से से लाल हो रहा था। वो क्या कहा था तूने? हाँ, तू उसके खिलाफ कोई गलत बात नहीं सुनेगा, मुझसे कभी बात नहीं करेगा। तब से ही तेरी कही बात से मेरे तन बदन में आग लगी हुई थी। इतनी छोटी सी बात पर इतना बड़ा खेल रच दिया। तुझे इस बात का अंदाजा भी है गुस्से में आकर तूने क्या कर डाला? अब तू चीखे चिल्लाए चाहे कुछ भी कर ले, मैंने अपना बदला ले लिया। अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू मैं तुझे जान से मार डालूंगा कमीने। बोल, किस बात का बदला लिया तूने? निखिल उसकी कॉलर पकड़कर बोला, तुझे जो करना है कर। मैंने अपनी हवस पूरी कर ली। मैंने दोस्तों के साथ मिलकर अपने इन पंजों में जकड़कर उस खूबसूरत चिड़िया को यूं मसल दिया। चिराग बेशर्मी से अपने हाथ मटकाता हुआ बोला, तू इतना गिरा हुआ इंसान निकलेगा, यह मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। तूने जरा सी बात के लिए उस मासूम को ऐसी भयानक सजा दे डाली। तू कैसा राक्षस इंसान है, तुझे उस पर जरा भी दया नहीं आई। अरे कुछ तो लिहाज किया होता बचपन की दोस्ती का। हा हा हा, मुझ जैसे हैंडसम नौजवान को नजरअंदाज कर वो तुझ जैसे लल्लू के आगे पीछे ज्यादा घूमती थी, उसी का बदला लिया। मैं जब भी उससे बात करने की कोशिश करता, वो किसी न किसी बात पर मुंह फुलाकर चल देती थी। सही सजा मिली उसे। तू बात ही उल्टी करता था, वो तेरी बातों की वजह से रूठ कर चली जाती थी। तुम दोनों बहस बंद करो। और चिराग, तुमने क्या सोचा कि ऐसा घिनौना काम करके तुम कानून की नज़र से बच जाओगे? कोशिश तो यही थी सर। उस जज के सीसीटीवी कैमरे ने खेल बिगाड़ दिया मेरा। उसने कब कैमरा लगवाया मुझे पता ही नहीं चला। मेरी ही गलती थी जो कैमरे पर ध्यान नहीं दिया। गलती मेरी रही इंस्पेक्टर, जो इससे हर बात शेयर करता रहा। मुझे इसे बताना ही नहीं चाहिए था कि पारुल कहाँ जाने वाली थी। तो यही सब करने के लिए पारुल के बारे में पूछ रहा था। दिमाग काम करने लगा तेरा, कहकर चिराग हंसा। सुन कैसे किया सब। सबसे पहले तेरे एक्सीडेंट की खबर, झूठी खबर लेकर मैं उसे उसी फ्लैट में ले गया। अब तो सोचेगा कि मेरे पास उसकी चाबी कैसे? यह हमें जानना है, इंस्पेक्टर ने पूछा। तुम पर चाबी कैसे? क्या संबंध है तेरा उस फ्लैट के मालिक से? यह काम तूने अकेले नहीं किया, तो इस जुर्म में तेरे साथ और कौन शामिल था? बोल। वह मेरे दोस्त के रिश्तेदार का फ्लैट है। मैं पारुल को वहाँ यह कहकर ले गया कि मेरे दोस्त के चाचा एक बड़े अस्पताल में डॉक्टर हैं। मेरी बात सुनकर पारुल ने मुझसे सवाल भी किए। चिराग, तुम निखिल को किसी बड़े अस्पताल ले जाते, घर क्यों? पारुल ने पूछा। पारुल, उन्होंने घर पर भी क्लिनिक बना रखा है। अस्पताल में फॉर्मेलिटी पूरी करने में समय लग जाता, इसीलिए हम निखिल को उनके घर लेकर गए हैं। ओके ओके, वो मेरी बातों को सच समझ बैठी। फिर मैं वहाँ ले गया जहाँ मेरे दो साथी पहले से मौजूद थे। पारुल को उन लोगों के हवाले कर मैं वहाँ से तेरे घर की ओर रवाना हो गया और वहीं दुकान पर खड़ा तेरा इंतजार करने लगा। तो क्या पारुल को कॉल लगवाना तेरी चाल का हिस्सा था? हाँ, जब तूने कॉल किया तो मेरे दोस्त ने बिना बोले कॉल रिसीव की, उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। वो इसीलिए कि पुलिस को लगे तुझसे बात करने के बाद पारुल गायब हुई। और हुआ भी यही, पुलिस ने तुम्हें शक के आधार पर बंदी बना लिया। निखिल को गलत एड्रेस देना भी यह चाल का हिस्सा था। मैं चाहता था कि तुम बिल्डिंग के पास तक पहुंचो और वहां के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाओ। चिराग ने कहा, उससे तुम लोगों की फुटेज क्यों नहीं है? मेरे दोस्त आदेश को पता था उस बिल्डिंग का वॉचमैन छुट्टी पर गया है, तो उसने सोसाइटी ऑफिस का ताला खोल सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए। कमाल है, ऐसा करते किसी ने देखा नहीं। बिल्डिंग जर्जर होने के कारण उस बिल्डिंग में लोग भी कम रहते हैं। उस फ्लोर में तो सभी फ्लैट बंद थे, इस वजह से उस फ्लैट को अपनी योजना को अंजाम देने के लिए चुना। मैं तेरे घर से निकलकर वहाँ पहुँचा जहाँ पारुल को रखा था। साली बहुत फड़फड़ा रही थी, इसलिए लगे हाथ निपटा दिया। चिराग बेशर्मी से बोला। तो क्या रात वाला वॉचमैन भी नकली था? धीरज ने पूछा।
हाँ सर, हम लोगों ने पारुल की बॉडी टेरेस की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर डाल दी। फिर सारे सबूत मिटाकर चुपचाप वहीं पास में छुप गए। हमने सोचा था कि निखिल वहां आएगा तो हम सीसीटीवी ऑन कर देंगे। निखिल पारुल को इस हालत में देखकर पुलिस को फोन करेगा, पर पारुल तो निखिल से बात करने के बाद ही गायब हुई। दोषी वो नहीं, वो यह प्रूफ नहीं कर पाएगा। फिर सब उसी को मुजरिम समझेंगे और हम साफ साफ बच जाएंगे। लेकिन किस्मत देखिए, निखिल के आने से पहले ही किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। ओह, सीसीटीवी तुम लोगों ने बंद किया था, तभी उसमें 1 बजे से पहले की रिकॉर्डिंग दिख रही थी। और फिर हमारे चालू करने के बाद की रिकॉर्डिंग में निखिल बिल्डिंग में एंटर होकर उस फ्लोर पर गया जहां पारुल मिली थी। अब हमें तुम्हारी प्लानिंग समझ में आ गई। तुम साधारण नहीं, बहुत शातिर अपराधी हो। इंस्पेक्टर ने गुस्से से एक और थप्पड़ रसीद कर दिया। आह जी सर, आप लोगों ने इसके बाद की सीसीटीवी फुटेज फिर से चेक की। उसमें निखिल बिल्डिंग में एंटर होकर फ्लैट के पास जाता दिखाई दे रहा था। निखिल के यहाँ दिखाई देने से उस पर आपका शक और गहरा हो गया था। हे भगवान, अपनी खुन्नस निकालने के लिए इतनी बड़ी साजिश रची तूने। अरे तू मुझे ही जान से मार देता। निखिल सर पकड़कर बैठ गया। फिर तेरी ये झटपटाहट कैसे देखता। तेरी लैला को बहुत घमंड था ना अपनी सुंदरता पर। मैंने और मेरे दोस्तों ने उसके घमंड को मसल कर फेंक दिया। बदला ले लिया मैंने, अपना बदला। हा हा हा। मैंने तो तुझे फंसाने की पूरी प्लानिंग की, पर तेरी किस्मत जोरदार निकली। आह हा हा, कहकर चिराग जोरों से हंसने लगा। पारुल का असली गुनहगार तू नहीं, मैं हूँ चिराग। आज पारुल के साथ साथ मेरे विश्वास का भी खून हुआ है। मेरी गलती जो तेरे पूछने पर बता दिया कि पारुल कॉलेज से कहाँ गई। मैंने तो उसे तुझे अपना यार समझकर तुझसे अपने दिल की हर बात शेयर की, और तूने मेरे उसी विश्वास को मार डाला। यह तो तुम्हें मेरी बेइज्जती करने से पहले सोचना चाहिए था। चिराग को अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं था। तू हमारी नोकझोंक को बेइज्जती समझ बैठा। काश मैंने तुझे कभी कुछ ना बताया होता, तो आज मेरी पारुल जिंदा होती। निखिल रोते हुए जमीन पर बैठ गया। निखिल, हिम्मत रखो, जो हुआ वो तुम्हारे लिए भी सबक है। तुम्हारे वो दोनों दोस्त कहाँ मिलेंगे, उनका पता बताओ। इंस्पेक्टर के पूछने पर चिराग ने उन दोनों का पता बता दिया। धीरज, टीम लेकर जाओ और उन दोनों को पकड़कर ले आओ। जी सर। इंस्पेक्टर ने पारुल के माता पिता को फोन करके थाने बुला लिया। रेप और मर्डर के केस में चिराग को अरेस्ट कर लिया। नीरज जी को भी फोन पर जानकारी दे दी। भाभी जी, आपके लिए खुशखबरी है, नीरज जी ने बालकनी से आवाज लगाते हुए कहा। कैसी खुशखबरी भाई साहब। आशा जी तुरंत से बाहर निकल आई। इंस्पेक्टर का फोन आया था, असली गुनहगार उनकी गिरफ्त में है। जाइए जाइए, जल्दी जाकर अपने बेटे को ले आइए। नीरज जी बड़े खुश होकर बोले। ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद भाई साहब। किसने किया यह सब, आप खुद अपनी आंखों से देखिए। नीरज जी की बात सुनकर आशा जी घर लॉक करके पुलिस थाने निकल गई। तो मैं तुम्हें निखिल की तरह प्यार करती रही और तूने हमारे साथ इतना बड़ा छल किया। माँ, उससे कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं। अब वो पुराने वाला चिराग नहीं, एक वहसी दरिंदा है। बेटा, घर चल, घर घर चल। निखिल अपनी माँ के साथ अपने मरे हुए विश्वास की लाश लेकर थके कदमों से घर की ओर चल दिया। चिराग के जुर्म कबूल करते ही सभी गुनहगार पकड़े गए। शहर भर में पारुल को इंसाफ दिलाने की आवाज उठ रही थी। तीनों मुजरिमों को फांसी की सजा सुनाई गई। चिराग ने 2 मासूम प्यार करने वालों के भरोसे का खून कर क्या पाया, कुछ नहीं। एक छोटी सी बात पर क्षण भर के क्रोध ने कई जिंदगियां बर्बाद कर दी। पारुल के मम्मी पापा भी ये सब सुनकर सदमे में है। पारुल के मम्मी पापा तो शायद ही कभी इस गम से बाहर आए। निखिल को दोस्ती में इतना बड़ा धोखा मिला। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि चिराग यह सब भी कर सकता है। निखिल के भरोसे का खून हुआ। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त पर इतना भरोसा किया, उसने उसकी पीठ में खंजर भोंक दिया।